हेलो चेक। हेलो हेलो। को नमस्कार। बताइए। ब्रेक के पहले जितनी चर्चा की है उसमें यदि परिचय शिविर की पृष्ठभूमि को लेकर यदि देखें तो पूरी चर्चा इतनी ही कर रहे हैं कि बेसिकली जो है वो सहअस्तित्व है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व को जीना है। अभी कैसा जी रहे, दोनों में गैप देखें तो और भाषा को बनाएं तो मानव होने के नाते यदि मानव का मूल रूप विचार है तो सहअस्तित्व को जीना है, सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व को जीना है और दूसरों को भी सहअस्तित्व को समझने के अर्थ में अपने होने को प्रमाणित करना है। अभी कैसा जी रहे, उसको भाषा दें तो दोनों में कितना दूरी है। अभी जो हम जी रहे, जिसको जी तो रहे, तो उसको भाषा दें तो अभी क्या बोलेंगे? है शरीर को पहचान रहे, शरीर को भोग रहे, दूसरे भी शरीर भोग सकें उसके लिए उनको भी पहचानवा रहे। इतना फर्क है। तो ऐसा देखते हैं तो बहुत हल्का सा लगता है, लेकिन जब जिंदगी में जी रहे हैं तो इतना बड़ा फर्क क्यों नहीं मालूम हो रहा है। अब दोनों परिभाषा को आमने सामने रख के बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना गैप है, लगता है। लेकिन जब रोज़मर्रा में जीते हैं तब वो गैप इतना बड़ा नहीं लगता है। क्यों ऐसा है? बात ठीक लग रही? दोनों स्टेटमेंट को आमने सामने रख के देखते हैं तो बड़ा गैप दिखाई देता है, लेकिन जब हम रोज़मर्रा की जीवन शैली में जी रहे हैं तब इतना बड़ा गैप नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों? आसपास सराउंडिंग वही है बस। तो सराउंडिंग का हिप्नोटिज्म इतना है, सभी जी रहे और जिसको हम बड़ा मानते हैं वो इसमें ज़्यादा डूब के जी रहे, हम थोड़ा सा भी कम सफल हैं। तो और ज़्यादा डूबने को ओपन होना, एडवांस होना, ज़्यादा खुले मन का होना, ऐसा ऐसा बहुत सारा बोल रहे हैं। तो पूर्णता के अर्थ में अपनी यात्रा समीक्षित होती है। कोई पूर्णता का पैमाना सामने रखते हैं तो वर्तमान में हम जो जी रहे हैं उसमें जो पॉजिटिव है वो भी सामने आता है और जो उसमें अधूरापन है वो भी सामने आता है। तो सहअस्तित्व को समझते समय, समझने के क्रम में अपनी यात्रा हमारी समीक्षित होती है कि कहाँ और सोचने की आवश्यकता है। तो मूल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे अस्तित्व को देखें तो खाली स्थान में ऊर्जित इकाइयाँ हैं। सभी ऊर्जित इकाइयाँ व्यवस्था के अर्थ में हैं। तो ये सभी व्यवस्था के अर्थ में कैसे हैं, इस क्रम में इकाइयाँ अपने तरह के से व्यवस्थित हैं तो ये परिभाषित नहीं हो रहा है। तो सभी खाली स्थान में हैं तो इस इकाइयों की महिमा हमको किसी हद तक समझ में भी आई है, लेकिन व्यापक वस्तु या खाली स्थान को हमने नाम से ही लगता है कि हमने खाली मान के छोड़ दिया।
लेकिन खालिस्तान कोई महिमा संपन्न चीज़ है, उसको धीरे धीरे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो खालिस्तान असीम है, व्यापक है, पारदर्शी है, निराकार है, और जो महिमा जिसको हम पहचानने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने क्रिया शून्यता के रूप में पहचाना। एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य है, लेकिन सभी इकाइयों को देखते हैं तो जैसा कि पहले भी कहा कि सभी इकाइयाँ क्रियाशील हैं, इसका अर्थ बल संपन्न है, इसका अर्थ सभी इकाइयाँ ऊर्जा संपन्न है। तीसरी कोई चीज़ है नहीं, तीसरी कोई चीज़ इकाई और व्यापक वस्तु खालिस्तान के अलावा तीसरी कोई चीज़ है नहीं। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी इकाइयाँ ऊर्जित हैं, तीसरी कोई चीज़ है नहीं, सभी इकाइयाँ 100% हार्मनी को व्यक्त करती हैं। इसका मतलब है कि सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का आधार एक समझ में आता है कि अलग अलग समझ में आता है। सभी इकाइयों के ऊर्जित होने का आधार एक है ना, तभी इनमें आपस में वो रिश्ता दिखाई देता है, वो संबंध दिखाई देता है। सभी आपस में एक दूसरे के साथ में पूरकता को पहचानते हैं, और एक चीज़ व्यापक वस्तु ही है जो सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है, उससे बाहर निकलने की भी कोई संभावना नहीं है। इसलिए खालिस्तान को हमने खालिस्तान को हमने मूल ऊर्जा के रूप में पहचाना। मूल ऊर्जा तो किस रूप में पहचाना? खालिस्तान में ना कुछ कम किया जा सकता है, ना उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। वो कम अधिक से मुक्त है। कोई चीज़ कम अधिक से मुक्त है, इसलिए उसका एक नाम स्थिति पूर्ण है। जैसे मानव की स्थिति में कुछ जोड़ा घटाया जा सकता है। मानव भी अपनी पूर्णता को पा जाए तो उसका नाम फिर जागृति पूर्णता है, वो जागृति की पूर्णता हो गई। लेकिन बाकी सभी इकाइयों को देखें तो उनमें कुछ जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। उनकी स्थिति अपने आप में पूर्ण निरंतर नहीं है, जैसी है हमेशा वैसे ही रहेगी, ऐसा नहीं है। तो एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, इसलिए महिमा शब्द इस्तेमाल किया। एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं में पूर्ण है, अप्रभावित है, उसके जैसी दूसरी कोई वास्तविकता नहीं है, वो स्वयं में पूर्ण है। पूर्ण का क्या मतलब हुआ? पूर्ण किसको बोलते हैं? जो कम अधिक से मुक्त है, जहाँ कम की भाषा अधिक की भाषा प्रयोग ही नहीं होती है, वो पूर्ण है ना? जो कम अधिक से मुक्त है, स्थिति पूर्ण है, जैसा है। तो इस रूप में कहा कि एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। तो खाली स्थान खाली नहीं है। क्या निकला? खाली स्थान को समझने गए तो क्या निकला? खाली स्थान खाली नहीं है। मेरे लिए ये पंखा मेरे लिए उधर लगा। खाली थोड़ा पीछे कर दीजिए, पीछे, और हल्की हवा आ रहा, आपको भी थोड़ी सी मिल जाएगी। और थोड़ा पीछे, बस, हाँ, थैंक यू, बढ़िया। आ गया, वॉइस आ गया। और पीछे,
वो माइक पकड़ता है। और पीछे, बस। जी, बढ़िया। हाँ जी, तो जो महिमा संपन्न बात है वो पता चली। और पीछे आवाज़ पकड़ रहा है। हाँ, स्लो हो सकता है तो स्लो कर दो, हो सकता है। चलेगा। नहीं नहीं, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो देखिए ये अद्भुत बात है। हालांकि हमारी जो जिंदा रहने के धरातल की कंडीशनिंग है उसके हिसाब से ऊर्जा मतलब गति, हमारी जिंदा रहने के धरातल पर जो कंडीशनिंग है उसमें ये बहुत स्थिर है कि ऊर्जा मतलब गति। इसलिए उन्हीं शब्दों से, जिन शब्दों को अभी तक हम जिंदा रहने के धरातल पे प्रयोग कर रहे थे, उन्हीं से जब हम उस वास्तविकता को बोलने जा रहे हैं जो उससे बिल्कुल भिन्न है, वो हमारी कंडीशनिंग में फिट नहीं होता है। लेकिन सत्य को मेरे अनुसार होना है या मुझको सत्य के अनुसार होना है? तो मुझको सत्य के अनुसार होना है, सत्य मेरे अनुसार होने वाला नहीं है। जैसे हम एक कोट लिखा हुआ अक्सर देखते हैं, संसार में सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ये काफ़ी पॉपुलर सा कोट है। संसार परिवर्तनशील है। जब संसार परिवर्तनशील कह रहे हैं तो वो उसमें गलती है, उसके आगे लगाना पड़ेगा कि जड़ संसार परिवर्तनशील है। चैतन्य संसार होने के रूप में परिवर्तनशील नहीं है, वो अमर है। जीवन वस्तु, जीवन रूप में मैं, मेरे साथ इतना ही हो सकता है कि मैं समझ के जीऊँ कि बिना समझे जीऊँ, सशरीर जीऊँ कि बिना शरीर जीऊँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। मैं हूँ, अब इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं ना रहूँ। हूँ, इसकी निरंतरता है। सशरीर या बिना शरीर, समझदारी या बिना समझदारी, सुखी या दुखी, बस इतना ही हो सकता है। तो जब हम कह रहे हैं कि संसार परिवर्तनशील है, तो मूल में ये कह रहे हैं कि जड़ संसार परिवर्तनशील है। चैतन्य संसार में होने के रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। चैतन्य संसार में परिवर्तन है तो जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन है। उसी तरह से जब हमारी कंडीशनिंग ऊर्जा से क्रिया की है तो ये जड़ संसार की कंडीशनिंग है। लेकिन व्यापक वस्तु के रूप में, खाली स्थान के रूप में हमारा एक ऐसी महिमा से परिचय हुआ जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है। एक ऐसी महिमा को हमने खाली स्थान के रूप में पहचाना। तो खाली स्थान खाली नहीं है, खाली स्थान खाली नहीं है, वो ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। खाली स्थान में ऊर्जा है कि खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है? खाली स्थान में ऊर्जा है ऐसा नहीं बोल रहे। खाली स्थान स्वयं ऊर्जा स्वरूप है ना? खाली स्थान स्वयं ऊर्जा उपस्व, ये ऊर्जा सभी को हमेशा हमेशा समान रूप से प्राप्त है, इसलिए एक नाम साम्य ऊर्जा। इस ऊर्जा के लिए दूसरा कोई कारण नहीं है, इसलिए एक नाम निरपेक्ष ऊर्जा। तो ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। मूल ऊर्जा, ऊर्जा स्वरूप, साम्य ऊर्जा, निरपेक्ष ऊर्जा, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। अलग अलग
एंगल से उसको देखने की कोशिश की है। जैसे जब हम थर्मल पावर की बात करते हैं तो उसके मूल में कोयला और पानी है। जब हम हाइडल पावर की बात कर रहे हैं तो उसके मूल में पानी है। जब हम एटॉमिक पावर की बात कर रहे हैं तो वो एटम के कारण है। लेकिन जब हम निरपेक्ष ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो ये किसी के कारण, ये किसी के कारण है, इसका कोई दूसरा कारण है, तो ये किसी दूसरी चीज़ के कारण नहीं है। इसलिए इसको कहा कि ये निरपेक्ष है ना, इसलिए इसको निरपेक्ष ऊर्जा कहा। हमेशा हमेशा सभी इकाइयों को समान रूप से प्राप्त है, इसलिए साम्य ऊर्जा भी कहा। तो इसको खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है, ऐसा इसको पहचाना। तो धीरे धीरे जो जड़ संसार के रूप में हमारी कंडीशनिंग है उससे भिन्न वास्तविकताएं हमारे सामने आ रही हैं। तो जड़ संसार परिवर्तनशील है, चैतन्य संसार अमर है और व्यापक संसार नित्य है। तो 3 शब्द इंट्रोड्यूस किया, परिवर्तनशील, निरंतर और नित्य। जड़ संसार परिवर्तनशील है, चैतन्य संसार निरंतर है और व्यापक वस्तु नित्य है। तो व्यापक वस्तु को लेके 3-4 शब्द और लिख सकते हैं। ये नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। नित्य मतलब, नित्य मतलब है देखिए, सारी यदि चर्चा को समराइज करें तो हम कुछ सेंटेंस में, कुछ सेंटेंस को बहुत ध्रुव रख सकते हैं। एक तो कहा कि अस्तित्व सह अस्तित्व है। अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। सह अस्तित्व नित्य प्रभावी है। सह अस्तित्व नित्य प्रगटनशील है और 4 अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है। सह अस्तित्व, सह अस्तित्व 4 अवस्थाओं के स्वरूप में प्रकट है। मानव के अलावा सभी इकाइयां अपनी पूर्णता को निश्चित आचरण के स्वरूप में व्यक्त करती हैं। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। किसी किसी में है, सभी में है। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है अपनी पूर्णता को व्यक्त करने के अर्थ में। यही शिक्षा का काम है। तो शिक्षा परिभाषित हुई, फाइनली एक सूत्र कहा गया
कि ये अस्तित्व क्यों है? अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है, प्रमाणित होने के अर्थ में है। ये अस्तित्व ऐसा ही है। इनको पढ़ के समझने की कोशिश करें। और कौन समझाएगा? माइक लेके कोई एक जन समझाए। ये लिखा कि मानव के अलावा सभी आचरण के स्वरूप में व्यक्त करती है और मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। अब सवाल ये है कि जो ज्ञान अवस्था है, जो ज्ञान अवस्था है, इसमें जो है ना, ये सेंटेंस पहले लगा लीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसा। अपनी पूर्णता को व्यक्त करने के अर्थ में हाँ, मानव में निश्चित आचरण की प्यास है। नहीं, पर मेरा सवाल ये है कि ज्ञान अवस्था की जो इकाई है वो तो एक विकसित इकाई है। इन तीनों से, पदार्थ, प्राण और जीव अवस्था से अगली इकाई ज्ञान अवस्था है ना। जब वो तीनों अपनी आचरण को निश्चित स्वरूप व्यक्त करती है तो मानव तो और विकसित इकाई है, उसमें ये कमी कहाँ से आ गई? वो तो पहले से उनमें उससे निचली इकाइयों में जो है 5 नहीं 5 परिचय, 5 परिचय शिविर। मैं तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो 50 कर चुका, 5 क्या करूँगा? वो मन कहीं और रहता होगा। नहीं ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से करा, ऐसा नहीं, बहुत ध्यान से किया। नहीं। चलिए, इनका उत्तर कौन देगा? कितने लोगों को लगता है कि इसका स्पष्ट उत्तर मेरे पास है? क्वेश्चन फिर से बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2 ही लोगों के पास है और इतनी गरीबी मत दिखाओ। नहीं स्पष्ट उत्तर मेरे पास है इनके उत्तर का, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, प्रश्न फिर से बोलिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि ज्ञान अवस्था ये एक विकसित अवस्था है चारों अवस्थाओं में, पदार्थ, प्राण और जीव में, उसके बाद ज्ञान अवस्था है। जब तीनों अपने निश्चित आचरण के स्वरूप को व्यक्त करती है तो ज्ञान अवस्था में तो ये तो विकसित अवस्था है, तो इसमें ये कमी कैसे रहेगी? ये मतलब पहले से क्यों नहीं अपने आचरण को निश्चित कर पा रही? ये एक सवाल है मेरा। सवाल अच्छा है ना। देखते हैं। हेलो, मेरा नाम भरत है, गांधीनगर से हूँ। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, तो चारों अवस्था जो प्रकटनशील अवस्थाओं में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और उसके बाद ज्ञान अवस्था आई। तो ज्ञान अवस्था अभी ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस में है, इवोल्यूशन मतलब जो भी आगे बढ़ रहा है, इसमें कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता जो है, उसी के कारण वो पूर्णता को पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी वो पूर्ण नहीं है अपने आचरण के स्वरूप से। बाकी शरीर देखो या उसका ओवरऑल जो भी उसकी अवस्था प्रकट हुई है, वो प्रकटन जो है वो शरीर के तौर पे पूर्ण है, मगर उसका जो आचरण के तौर पे जो पूर्णता पाना है, उसमें अभी
शेष है और उसकी अभी वो प्रक्रिया चालू है जो इवोल्यूशन होता है, जैसे उत्क्रांति हो रही है, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी का जो मैं समझा हूँ वह वो है। नहीं, जीव चेतना में भी चेतना है, तो जीव जो है इसका मतलब तो हो सकता है वो भी इवॉल्व कर रहा हो, वो भी पूर्णता को ना हाँ, प्राप्त किया जीव हो। जब ये 4 अवस्थाओं में ऐसा है कि जब एक अवस्था पूर्ण होती है तब दूसरी प्रकट होती यही है। सजा ठीक है, मानव को कहना पड़ेगा तुम आदमी नहीं समझोगे, जाओ तुम कुत्ते से ही समझ के आओ, वो इवॉल्व हो गया, तुम हुए नहीं। चारों तो हो सकता है अवस्थाओं उधर भी इवोल्यूशन चल रहा हो और मानव से पहले उसको समझ में आ जाए कुत्ते का अस्तित्व। आचरण भी तो गड़बड़ है ना, हाँ। कभी काट लेता है, कभी भौंकता है, कभी चुप प्यार से। वो तो क्या है, मानव के साथ रहने से ऐसा हो गया। एक्चुअली देखिए मजाक नहीं है, कुत्ते का आचरण निश्चित है। कुत्ता मूलतः जंगली पशु है, कुत्ता मूलतः मांसाहारी होता है, कुत्ता मूलतः है ना मांसाहारी करता है। लेकिन आदमी ने उसको पालतू बना लिया, अब अपने पास रह के घिया भिंडी भी खिला दिया, तो घिया भिंडी खा खा के वो शाकाहारी भी हो गया, लेकिन मूलतः वो मांसाहारी है। अब उसको बीच बीच में जब शाकाहार खाना मिलता है तो पूंछ हिलाता है और बीच बीच में काट भी लेता है। इसका मतलब उसका आचरण अभी निश्चित नहीं हाँ, हुआ। मानव की वजह से उसका आचरण भी अनिश्चित हो गया। जिसके साथ रहेगा उसके जैसा हो जाएगा। तो मानव का आचरण निश्चित नहीं है। उसको प्रकृति में यदि कोई मांसाहारी है तो वो हिंसक है ना, शाकाहारी है तो वो हिंसक उस तरह से नहीं है। गाय मार भी देगी तो मार के खा नहीं लेगी, अपनी रक्षा के लिए मार सकती है या कुछ भी, गाय मर जाएगी मांस नहीं खाएगी, है ना, सामान्य स्थिति यही है। लेकिन ये जो बदलाव आ गया तो मानव की परस्परता में रहने की वजह से उसके आचरण में कोई बदलाव आ गया। तो इस सेंस में ये कह रहे हैं कि एक इकाई का दूसरी इकाई पे कोई प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो अपने मूल आचरण को नहीं छोड़ सकता है। तो कुत्ता उनके मूल आचरण में वो मांसाहारी है, वो हिंसक है, इसलिए वो मूल आचरण उसके साथ चलता रहता है। तो मानव भविष्य में ऐसा आपका मतलब जानना है कि वो अहिंसक हो जाएगा पूर्ण रूप से? हाँ तो ऐसा मेरे को बोल रहे हैं कि हो सकता है ये आपका भ्रम है कि भविष्य में जो है सब मानव मूलतः अहिंसक है। क्या ऐसा सिद्ध हो पाएगा? चलिए देखिए सत्यप्रकाश जी संतुष्ट होते हैं कि नहीं। सत्यप्रकाश जी को संतुष्ट कौन करता है देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ भी है माइक जिसके पास है वही बोलेगा। हेलो, मेरा नाम यश है। हाँ, आपने जब कहा कि ज्ञान अवस्था ये तीनों अवस्था से उच्च की कैटेगरी है तो वो अपूर्ण क्यों है? तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ज्ञान अवस्था है वो शरीर के रूप में उच्च कैटेगरी है। शरीर जीव अवस्था से अपने ज्ञान अवस्था में ब्रेन ऐसा विकसित हो चुका है कि अब जीवन में कल्पनाशीलता कर्म स्वतंत्रता रहता ही है, पर जीवावस्था में व्यक्त नहीं हो पाता। जीवावस्था का तृप्ति बिंदु ही यही है कि वो उसको जिंदा रहने को मिल जाएगा, खाना पीना मिल जाएगा, तो वो वहीं तक तृप्त है, तो उसको आगे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब ज्ञान अवस्था का जो शरीर बना उसमें मेधस ब्रेन ऐसा विकसित हो चुका है कि अब जीवन अपनी पूर्णता के लिए व्यक्त हो सकता है। इसलिए वो कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता को अपनी मर्जी से वो उसके ऊपर काम करके अपने पूर्णता के लिए, सुखी होने के लिए समझने की क्रिया में आगे बढ़ सकता है। इसलिए आप बोल रहे हैं वो शरीर के रूप में उच्च कैटेगरी में आ गया है, पर अभी जीव अवस्था में उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए तब वो व्यक्त नहीं हो रहा था। तब वो खा पी के आहार निद्रा भय मैथुन में तृप्त था। अब जीव शरीर में शरीर उच्च कैटेगरी में हुआ है, अभी समझना बाकी है। मैं ऐसा समझाऊँ। थैंक यू। बताइए, कुछ गैप है तो बताइए और कोशिश करें। हाँ जी, मैं समीर पंड्या हूँ, मैं बड़ौदा से हूँ। दोनों भाइयों ने ऐड कर दिया है कि कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता और मेधस के उपरांत जीवावस्था में जो इवेल्युएशन हो रहा है वो संस्कारानुसंगी है, और मानव जो है वो संस्कारानुसंगी है, जबकि आगे की अवस्थाओं में वंशानुसंगी पद्धति से इवोल्यूशन हो रहा है। जैसे प्राणी है उसको भूख लगेगी और उसके सामने उसका उचित खाना रख दिया जाएगा तो वो खाना खाएगा ही, पर मानवी भूख लगी है उसके सामने खाना रख दोगे फिर भी अपनी
कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता से ये बोलेगा कि मेरा आज उपवास है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। प्राणी है जो थक जाएगा, उससे और काम करवाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं करेगा, सो जाएगा। जबकि आदमी है पूरा दिन काम करेगा फिर भी बोलेगा नहीं अभी नवरात्रि का डांडिया खेलने का है तो रात को मैं जाऊंगा, तो और काम करेगा वो, राइट। मतलब अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके मनोरंजन पाने की कोशिश वो करेगा, उसी का उपयोग है। प्राणी है भयभीत हो जाएगा तो भागने की कोशिश करेगा या आक्रमण की कोशिश करेगा। जबकि आदमी जो है जीव चेतना में वो अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करके उसमें से भी मनोरंजन की कोशिश करके, जो आपने बोला था बंजी जंपिंग वाला जो बात है, वो उसमें से भी वो खोद निकालने की कोशिश करेगा। तो उसकी वजह से ये जो प्यास है निश्चित आचरण की, मतलब भयभीत है तो ऐसे वर्तन करना, भूख लगी है तो ऐसे वर्तन करना, वो प्यास अभी बनी हुई है, वैसा मेरा कहना है। धन्यवाद जी। और हेलो। हाँ, देखिए इतने बड़े समूह की परस्परता का एक ये भी लाभ है कि हम में से जिन लोगों को लगता है कि कोई बात समझ में आई है, उनके व्यक्त होने के लिए ये अवसर हैं, ताकि वो भी अपने आप को जांच सकें और सभा भी एक दूसरे के प्रति भरोसा कर सके और हम साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक सभा एक भरोसे को पा सके। बोलिए। यदि हम पूरे अस्तित्व को देखें तो उसमें इकाइयाँ है और दूसरा है जो अरूपात्मक वस्तु है, खालिस्तान है। सभी इकाइयाँ खालिस्तान के अंदर है और खालिस्तान अपने आप में क्रिया शून्य है, अप्रभावित है और पूर्ण है और अपने आप में ऊर्जा स्वरूप है। तो उसके अंदर ही सभी इकाइयाँ है तो वो भी पूर्णता की ओर उसके प्रभाव से गति कर रही है। इसलिए यदि हम पृथ्वी पर देखें तो पूरी जो जड़ अवस्था है वो भी विकसित हो चुकी है। बाद में आगे हम देखें तो जीवावस्था है वो भी प्राणावस्था है वो भी विकसित हो चुकी है, उसकी आचरण पूर्णता आ गई है। बाद में कुछ कोशिकाओं के निर्माण दबाव और प्रभाव से और कुछ तापमान से कुछ कोशिकाएं बनी, जिसके ज़रिए जीवावस्था आई और जो जीवावस्था है वो भी अपने आचरण पूर्ण हो गई, क्योंकि उसमें इतना विकसित मेघस नहीं है कि वो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को जीवन एक्सप्रेस कर पाए। उसके बाद में इवॉल्व होता होता हुआ मानव का शरीर आया, तो मानव का शरीर में इतना ब्रेन और मेधस इतना विकसित हो गया है कि जीवन अब अपनी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता को यूज़ करके आगे समझ सकता है और पूर्णता की ओर गति कर सकता है। इसीलिए और दूसरी बात मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ, आपने जो हिंसक बोला कि आदमी हिंसक भी हो सकता है, तो मतलब मांसाहार भी कर सकता है आगे जाके। तो इसमें मेरा ऐसा लॉजिक है कि यदि हम मानव की बनावट को देखें साइंटिफिक तरीके से, तो जो हमारे दांत है, हमारे आंतें हैं, वो शाकाहारी जीवों से मिलते हैं। ठीक है, उसको आगे देखते हैं। हाँ जी। नमस्ते, वंदन ठक्कर अहमदाबाद से, व्यवसायी शिक्षक। और बाकी हम वैसे भी ऑब्जर्वेशन करके भी देख सकते हैं कि बाकी तीनों अवस्था अपने आचरण से पूर्ण है, लेकिन मानव जो है वो जीवन और शरीर वो दोनों मिलके मानव है। तो अभी तक मानव, क्योंकि समझना जीवन में होता है, तो मानव ने अभी अपने जीवन होने को समझा ही नहीं है, इसलिए शायद उसमें वो आचरण परिपूर्णता नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ जी। हाँ, मेरे ख्याल से उसका उत्तर इस वाले बोर्ड पे लास्ट में लिखा हुआ है कि यही शिक्षा का काम है। जैसे हम प्राण अवस्था को देखते हैं तो उसमें प्राकृतिक रूप से पूर्णता आई है, बीज विधि से प्राण में प्राकृतिक रूप से वो व्यवस्था है कि वो पूर्ण है। जीव अवस्था में देखते हैं तो वंश विधि से वो पूर्ण है। और मानव की जब बात करते हैं तो मानव में पूर्णता शिक्षा और परंपरा से आती है। जो परंपरा में होती है वैसा हमारा आचरण होता है। जैसे कि अभी पैसा कमाने को हमको कोई सिखाता नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ही बच्चा ये समझता है तो उसको चॉकलेट या पैसे में से कोई एक चीज़ देते हैं तो वो चॉकलेट की जगह पे पैसा पहले पकड़ने के लिए प्रेफरेंस देता है। तो ये परंपरा से आया हो। परंपरा कैसे आता है? शिक्षा से आता है। तो जब भी मानव को पूर्णता की स्थिति को हासिल करना होगा तो वह हमेशा परंपरा और शिक्षा विधि से आएगा। और शिक्षा जब सब जगह फैल जाएगी, सबके पास पहुंच जाएगी, तो वो परंपरा में आ जाएगा, उसके जीवन में आ जाएगा। तो ऐसे मानव जो है पूर्णता को उपलब्ध हो जाएगा। और वही लिखा हुआ है कि शिक्षा का जो काम है, अभी जो काम बचा हुआ है वो सारे काम में सबसे आखिरी काम यही है शिक्षा का। तो शिक्षा से परंपरा में वो चीज़ आएगी और परंपरा से फिर पूर्णता हर बच्चे को, हर मानव को उपलब्ध होगी। हाँ भैया,
मैं सिमिलर ही आंसर है, पर मैं थोड़ा दूसरे तरीके से समझाना चाहूँगा सत्य प्रकाश जी को कि ये चारों जो अवस्थाएं हैं ये अलग अलग रूप से प्रकटित है ये पूरे अस्तित्व में। पदार्थ अवस्था जो है वो उसका होना, उसके जैसे दूसरे पदार्थों को पहचानना और अस्तित्व में निर्वाह करना, इस रूप से प्रकटित है। मतलब सोना सोने को पहचानेगा, लोहा लोहे को ही पहचानेगा। सोना और लोहा नहीं मिल सकते, पर लोहा लोहा मिल सकता है। तो अपने जैसे पदार्थों को पहचान के वो निर्वाह करते रहेगा अस्तित्व में। झाड़ पेड़ पौधे जो है उसमें भी होना, पहचानना, निर्वाह करना, और एक चीज़ है उसमें कि उसमें वृद्धि भी होते रहती, कि वो बढ़ते रहता झाड़। जैसा नींबू का झाड़ लगाया, उससे जो बीज निकलेगा उससे एप्पल ही, नींबू ही निकलेगा, एप्पल नहीं निकलेगा। कभी उसके दिमाग में आता नहीं कि मैं अभी एप्पल बन के देख लेता हूँ, बहुत हो गया नींबू बन के जीना। तो वो होना, अपने जैसे स्पीसीज़ को पहचानना, उसमें वृद्धि होना और निर्वाह करना, इस तरीके से चलती है पेड़ पौधों की अवस्था। जीव की अवस्था होना, अपने जैसे जीव को पहचानना, निर्वाह करना, वृद्धि भी होते रहती है उसमें। उसके अलावा उसके लिए एक आशा रहती है जीवन की कि उसको कोई मारने आया तो फाइट और फ्लाइट, या फिर वो डिफेंड करेगा, अपने आप को बचाएगा, ज़िंदगी जीने की आशा रहती है। और मानव नाम की जो अवस्था है उसमें होना, मानव को पहचानना, उसके वृद्धि पोषण से बढ़ते रहना, निर्वाह करना, और उसके अलावा एक कल्पनाशीलता भी जुड़ जाता है। वो कल्पनाशीलता की वजह से वो अलग अलग प्रयोग करता है, गलती करने का अधिकार के साथ इस अस्तित्व में रहता है, और वो गलती को ठीक करने के लिए भी वो प्रयोग करते रहता है। वो प्रयोगों की वजह से शायद उसके आचरण में निश्चितता नहीं है, और बाकी जो तीनों अवस्थाएं हैं उनके आचरण में निश्चितता है। मानव का ब्रेन सबसे ज़्यादा विकसित हो गया है, वो सबसे ज़्यादा विकसित होने की वजह से ही उसको कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, ये दोनों वरदान मिले, और उसका उपयोग या दुरुपयोग उसके हाथ से हो रहा है, और उसमें वो समझने के चक्कर में वो प्रयोगशील बनते हुए निश्चित आचरण में नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। नमस्कार, मेरा नाम दर्शना है, मैं सूरत से हूँ। रिपीटिशन नहीं हो, कुछ नया हो तो बोलिए। जैसे कि सही का प्रस्ताव नहीं होता है और शिक्षा की कमी है, और दूसरा परिवार में या समाज में ऐसा जीता हुआ मॉडल अपने पास में नहीं मिलता है, उसकी वजह से मानव का आचरण इस तरह से होने की संभावना है। जी भैया, हाँ लास्ट में। हाँ, मेरा नाम बॉनी है, महसाना से। मैं मतलब सारे जवाब जो है उसका कंक्लूजन सार के रूप में मैं बोल देता हूँ, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे जवाब तो आ ही गए थे, लेकिन थोड़ा उसको कंक्लूड कर लेता हूँ। हम जब उसमें दो बातें थी सत्य प्रकाश भारत जी ने बताई, उसमें एक तो श्रेष्ठता की बात की है कि मानव श्रेष्ठ इकाई है, इसकी बात है, और वो अपूर्ण क्यों है, मतलब अभी उसका आचरण निश्चित क्यों नहीं है। तो ये दोनों भिन्न बात है। हम जब श्रेष्ठता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये कम श्रेष्ठ है और ऐसा है। जब यहाँ पे श्रेष्ठता का जो आधार की बात की है उसमें ये कहना चाहते हैं कि इसमें कर्म स्वतंत्रता और जो है वो मेधस विकसित होने के कारण व्यक्त हो रही है। आगे में जीव अवस्था में भी वही जीवन है, लेकिन उसमें व्यक्त नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से उससे श्रेष्ठ है। दूसरी की सबकी उपयोगिता है ही, मतलब कोई ये नहीं उपयोगी है और वो कम श्रेष्ठ, ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे श्रेष्ठता की बात उस हिसाब से है। दूसरी बात जो बताई कि वो क्यों नहीं है, तो आगे भी जवाब दिया भैया ने, क्योंकि पदार्थ में और प्राण अवस्था में दोनों में पहचानना और निर्वाह करने की क्रिया है। जब हम जीव अवस्था की बात करें तो उसमें पहचानना निर्वाह तो है ही, क्योंकि शरीर भी पदार्थ से बना हुआ है, प्राण कोशा से बना हुआ है। पर उसमें जब जीवन आता है तो उसमें जीने की आशा आ जाती है, वहाँ तक वो सब तृप्त है। पर जब मेधस विकसित होने के कारण इसमें कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता व्यक्त हो रही है, तो फिर उसमें जीने की आशा तो है ही, उसमें पहचानना भी है, निर्वाह होना भी है, लेकिन जानना नामनी क्रिया हो रही है अब मेधस विकसित होने के कारण। अभी जानने की जो बात है, अभी मैं अपने आप को खुद को ही जाना नहीं है, खुद को ही शरीर मान के जी रहा हूँ, मतलब कि मैं जीव अवस्था के जैसा ही जी रहा हूँ। शरीर मेरे को ज्ञान अवस्था का मिला है, लेकिन मेरा जीना जो है, मतलब जिंदा रहना जो है, वो अभी जीव अवस्था के जैसा ही है। अभी मैंने खुद को ही नहीं जाना है कि मैं एक जीवन के रूप में अलग इकाई हूँ। ये अस्तित्व क्या है, कैसे है, उसमें क्या नियम है, वो नियम के साथ कैसे जी रहा हूँ, वो जानना नहीं है। तो अभी मेरी जानना वाला जो कंपोनेंट जो है, जो पूर्णता को व्यक्त करेगा, वो अभी मेरे मतलब एड्रेस ही नहीं हुआ है।
इसलिए मैं मतलब आचरण निश्चित नहीं हुआ। जी, रुकते हैं। अच्छा, बोलिए बोलिए कुछ बोलिए। बोल दूं? जो अभी हम ये पूरी चर्चा कर रहे हैं, तो इसके पहले भी कभी संसार में ये चर्चा हुई है क्या? तभी से मैं सोच रहा था कि ऐसा कभी हुआ है क्या, ये थोड़ा सा। दूसरा ये कि ये शिक्षा लिखा है कि, या हम जो चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा ही ये संभव है। तो जब मानव विकसित हुआ होगा तो शिक्षा तुरंत नहीं आई होगी, बहुत बाद में शिक्षा आई होगी। तो ये शिक्षा के पहले जो मानव रहा उसमें भी ये बातें शायद थी कि नहीं थी। तो ये दूसरा। और तीसरी बात कि जब इतनी सुंदर जहाज़ है, और तो कोई भी व्यक्ति यात्रा जब करता है तो अपने साथ डिस्टर्बिंग एलिमेंट को नहीं लेकर के चलता, वो चाहता है कि मैं खुशी खुशी चलूं। तो इतनी सुंदर जो जहाज़ चल रही है, तो जो महिमा कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, तो बार बार ये हो रहा है कि आखिर इस चीज़ को क्यों बैठा लिया गया उस जहाज़ पर कि जो इतनी भी व्यवस्था कर ले कि मैंने इस जो इतनी सारी इकाइयां हैं उस इकाई को भी वो और मैंने समाप्त करने की क्षमता विकसित कर ले। जैसे इस अर्थ में मैं बोलूं कि मैंने अगर ये चाहे तो एक पृथ्वी नहीं कई पृथ्वी को भी ये आज की डेट में और समाप्त कर सकता है, और ऐसी ही अगर गति वो बढ़ती रही तो शायद बहुत सारी इकाइयों को भी ये मैंने ख़त्म कर देगा। तो ये क्यों मैंने उस पर बैठा लिया गया? तो ये तीसरा कुल मिलाकर के क्वेश्चन ये है। तो कुछ थोड़ा अलग अलग है। आपके चाहने वाले भी हैं, आप अकेले नहीं। भैया मैं थोड़ा एक चीज़ रह गया था उसमें जोड़ना, वो जोड़ना चाहता हूँ। हाय उसमें बात जो की थी, जो विकसित इकाई की बात की है, तो अभी गठन पूर्णता हो गई है, मतलब अपना जो जीवन का गठन पूर्ण हो गया है, इसलिए दूसरों से विकसित है ऐसा हम बोलते हैं। अभी इसमें क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता शेष है, इसलिए अपना आचरण निश्चित नहीं हुआ है। हाँ जी सत्यप्रकाश जी, ये सारी बात सुन के आपको कैसा लग रहा है? पहले को तो कुछ हुआ नहीं, एक और उठ गया, देखो उतनी तो आपके पास है ही है। हाँ जी, सवाल ये उठा कि विकसित इकाई, विकास कर्म में विकसित इकाई है, मान लो ये जड़ पदार्थ प्राण और जीव और ज्ञान। हाँ जी, सवाल सब सुन लो, उत्तर आपको ही देना है। इसको जो भी कह रहे कि अस्तित्व में एक व्यवस्था है कि इसको कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। एक मिनट फिर से बोलिए, रिपीट, खड़े होके बोल दें तो अच्छा। मेरे मन में एक सवाल ये उठा कि जो ये विकसित इकाई है ज्ञान अवस्था, ये इसको दो जो शक्तियाँ कह रहे आप सब यहाँ समझे हम भी कि कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दी है, ये शक्तियाँ इस अस्तित्व में क्या सबका विनाश करने के लिए दी थी या सबका पूरक बनने के लिए दी थी? अगर वास्तव में विकसित है और आगे की कड़ी है तो ये सबके पूरक बनने के लिए होनी चाहिए थी, पर ये मानव तो सबका विनाश करने में लग गया, तो ये उल्टा कैसे चल पड़ा चक्र? अब उस उल्टे को सोम भाई बिल्कुल सीधा करना चाह रहे हैं अब, तो ये हो पाएगा? नहीं, वो नागराज जी ने जिम्मेदारी ली है। नहीं, मैं तो एक सवाल वो नहीं, मैं हम सभी जो सोच रहे हैं ठीक है, पर ये सवाल मेरे मन में कई बार उठता है कि भाई ये क्या हो पाएगा क्या इस तरह से सीधा? क्योंकि कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता जो दो शक्ति तो पहचान रहा हूँ मैं, पर ये आज विनाश करने में लग रही है। इसने भोजन, हवा, पानी, आदमी का आदमी से संबंध, आज आदमी का प्रकृति से संबंध, वो आप सब देख ही रहे हो। ये किस लिए, इसको क्या कहेंगे हम? ये ज्ञान अवस्था है या कुछ और व्यवस्था है? ये मेरे मन में एक सवाल ऐसे ही कुछ उठते रहते हैं। हाँ जी, वो बहन को सुन लेते। हाँ जी नमस्ते, नमस्ते। मैं राजकोट से ख्याति, हाँ। मेरा नाम। पहला और दूसरा प्रश्न शायद मैं जो कहना चाहती हूँ उसका उत्तर दे सकेगा कि पहला जो प्रश्न था कि हम विकसित इकाई है तो पूर्ण क्यों नहीं है, तो इस प्रश्न में मैं इस तरह से भी आपको कह सकती हूँ कि हम पूर्ण होना चाहते हैं भी या नहीं। हाँ हाँ, लेकिन वो पूर्णता वाला जो प्रश्न था उसमें पूर्ण होने की चाहत सिर्फ मानव में है, क्योंकि
हम में ही ये वो क्षमता है कि हम पूर्ण हो सकते हैं अभी के दौर पे। हमसे अलावा जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें ना ही वो क्षमता है, ना ही योग्यता है, ना ही पात्रता है अभी के दौर पे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन मानव के पास वो क्षमता है कि पूर्ण हो सकता है, लेकिन योग्यता और पात्रता नहीं है। इसका भी यही कारण है क्योंकि जब शरीर नया लेते हैं, जब जन्म लेते हैं तो जीव अवस्था में ही होते हैं। तो जीव अवस्था का जो 4 विषय है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन, उसी में ही हमारा जीवन चलता है और उसी की परंपरा ही बनी रहती है। तो जागृत होने की परंपरा, मानव होने की परंपरा, उसका अवसर हमें मिले, उसका वातावरण मिले तो हम उस चेतना, जीव चेतना में से मानव चेतना में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वो क्षमता हम में है, वो दूसरी अवस्था में नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो कल्पनाशीलता की बात दूसरे प्रश्न में भैया ने बोली है, उसका भी यही कारण है कि कल्पनाशीलता हमें मिली है, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो तीनों अवस्था के माध्यम से हमें पता नहीं चला है। वो माध्यम भी मानव ही है। कोई मानव जागृत बनेगा तो हम उससे कुछ सीखेंगे, समझेंगे और फिर उसका वातावरण क्रिएट होगा तो और दूसरे मानव मल्टीप्लाई होंगे। जब तक नहीं होंगे तब तक भ्रमित की परंपरा ही चालू रहेगी। जी हाँ जी, 1 मिनट, माइक उनके पास। हेलो, हाँ, मैं बोलूं इधर। मेरा नाम विनू भाई है, सूरत से। सत्यप्रकाश जी का जो प्रश्न है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा माइक ऐसे। जैसे अपने को समझना तो मेरे हिसाब से विकास क्रम और जागृति क्रम। तो अस्तित्व में जैसे विकास एक साइड समझे तो भौतिक क्रिया से एक गठनपूर्ण परमाणु जीवन का बनना हुआ, तो उसमें अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त होके आशा बंधन, इच्छा बंधन और विचार बंधन युक्त हुआ। तो अस्तित्व सहज जैसे विकास क्रम हुआ, उसमें प्राण सूत्रों से लेके प्राण कोशिका, रचना तत्व, पुष्टि तत्व से लेके प्राण अवस्था, फिर आई जीव अवस्था। तो आशा, विचार, इच्छा से मुक्त होने से जो प्राणी का जो पशु में जीवनी क्रम जो हुआ, उसमें जीने की आशा के रूप में आशा जो है वो प्रमाणित हो जाती है और आशा, विचार, इच्छा तीनों का प्रमाण रूप में विकसित मेधस तंत्र से एक मानव का जीवन जो संपूर्ण विकसित मेधस तंत्र युक्त मानव का शरीर का बनना हुआ और शरीर और जीवन का संयुक्त रूप में आशा, विचार, इच्छा पूरी संस्कृति में जो भी विकास से लेके विकास क्रम पूरा जानने के बाद वो फिर जागृति क्रम आता है। तो पूर्णता की समझ के साथ उसी को बोलते संस्कृति। वो जब संस्कार में आती है और फिर वो संस्कार है वो जीने में जब प्रस्तुत होता है तो फिर जाके सभ्यता पूर्वक वो प्रमाणित होता है। फिर विधि है, व्यवस्था है। इसी के लिए संस्कृति, सभ्यता, विधि और व्यवस्था वो पूरा जागृति क्रम है। तो पीछे का है वो जागृति क्रम है। आगे का जो है 3 अवस्था जो है उसमें विकास क्रम है और गठनपूर्ण परमाणु का जो है वो विकास है। ऐसे में समझा पाया। हेलो भैया, मैं सत्यप्रकाश जी ने कहा ना कि जो मानव को जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता मिली है, क्या वो विनाश के लिए मिली थी क्या? तो विनाश की जैसी स्थिति हम अभी देख रहे हैं वो हम सबकी गलतियों का परिणाम है। और गलतियों के बारे में भैया ने जैसे समझाया कि कोई भी मानव गलतियां करना नहीं चाहता, गलती से गलती होती है और वो जो कुछ भी कर रहा है सुख की तलाश में कर रहा है। तो गलती तब तक गलती होती रहती है जब तक हमको कोई सही का रेफरेंस नहीं पता होता है। सही की रेफरेंस में, सही की रोशनी में ही हमारी कोई गलतियां ठीक होती हैं। तो अभी तक जितनी भी पहले पास में, धर्म में, किसी संप्रदाय में जो भी अनुसंधान हुए हैं वो किसी गिने चुने व्यक्तियों ने समझा जरूर है, लेकिन वो बाकियों को समझा नहीं पाया है। तो वो चीज़ जो है हम बात कर रहे थे कि उसकी समझ की परंपरा नहीं बनी है। आम आदमी, किसी एक व्यक्ति ने समझा, वो दूसरों को समझा नहीं पाया है। तो गलती हम कर रहे हैं, लेकिन हम गलती को गलती सही तभी समझेंगे कि जब कोई हमारे सामने हो जो बता सके कि ये सही है। तो जिस दिन हमें ये कोई बता दे, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, उस दिन से वो गलतियाँ
कम होना शुरू हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक हमारे सामने कोई रेफरेंस नहीं थे जिसको देख के हम पहचान सके कि हम कुछ गलतियां कर रहे हैं। शायद आदरणीय नागराज जी के रूप में, वो एक आदमी के रूप में वो व्यक्ति आया, वो रेफरेंस पॉइंट आया जिससे वो यात्रा शुरू हुई कि हम अपनी गलतियों को उस व्यक्ति को देख के, उस रेफरेंस को देख के सुधार सके। और आदमी जब भी सीखेगा, मानव जब भी सीखेगा तो मानव से ही सीखेगा, क्योंकि हम जो अभी गलतियां कर रहे हैं वो भी हम मानव से ही सीख रहे हैं। तो ये है कि रेफरेंस पॉइंट नहीं था, इसकी वजह से हम गलतियां कर रहे थे, उन गलतियों का परिणाम विनाश के रूप में हम सबके सामने था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक मिनट रुके। देखिए, मेरे को लगता है कि ये जो बिंदु आया है ये थोड़ा सा रूटीन से अलग भी था और इसमें समझने की बात है। बैठिए। जैसा कि कल से हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करने के क्रम में ये बात आई कि भाई अभी तक हमारे पास दो तरह की यात्राएं उपलब्ध थी, दो तरह के यान उपलब्ध थे। एक भौतिकवादी यान है, एक आदर्शवादी यान है। एक तरफ ईश्वर में सुख है, एक तरफ शरीर में सुख है। दोनों तरह के यान में ट्रैवल करके परंपरा ने देखा है। तो इसमें जो मिसिंग पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि मानव का अध्ययन नहीं हुआ। मानव के अध्ययन में मूल में समझने गए तो ये मानव को, शरीर को चलाने वाली जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो कोई जीवन नाम की सच्चाई है ना। इस तरह से मानव का अध्ययन हो पाना और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीवन की आवश्यकता अलग है। जो अभी रोक रहा हूँ, जब पहले हम बोल रहे थे कि समाधि मानव की ज़रूरत है, तो समाधि सबको अपनी ज़रूरत नहीं लग रही थी। भाई हमारे पूरे समाज को देखें तो कितने लोगों को लगता है कि जैसे वो जॉब की तलाश में है और उसके लिए कोई व्यवसाय की तलाश में है या कोई और चीज़ के, ऐसे कितने लोग समाधि की तलाश में है ना। ऐसे पाओगे तो शायद लाखों में कोई एक आदमी मुश्किल से निकलेगा जो सिंसियरली किसी समाधि की तलाश में है। तो इसका मतलब है कि अभी तक हमारे पास दो रास्ते थे। एक रास्ता समाधि की तलाश है, एक रास्ता भोग की तलाश है, और भोग के लिए फिर सुविधा और संग्रह की तलाश है। तो यदि सही अर्थों में देखें तो समाधि की तलाश में आदमी निकला तो भी संसार से संसार छूट ही गया, और समाधि पे पहुंचने के बाद वो इतनी दूर निकल गया कि समाधि से दूसरे को समाधि दिया जा सके, ये संभव नहीं है। आदरणीय नागराज जी खुद भी बोलते थे कि मैं एक समाधि प्राप्त व्यक्ति हूँ, मेरे मार्गदर्शन में भी कोई समाधि के लिए प्रयास करेगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा या कितने साल में करेगा, ये कहने की मेरी स्थिति नहीं है। तो इसलिए उन्होंने एक भाषा प्रयोग किया कि परंपरा ने साधकों की सेवा की, लेकिन साधक से जो फल परंपरा को उपलब्ध होना चाहिए था, परंपरा ने उसकी आशा में उसका सम्मान किया, लेकिन वो फल उपलब्ध होना शेष है। तो ये जो पूरी चर्चा में आया और ये जो आपने कनेक्ट किया, बहुत अच्छा किया कि मूलतः हम गलतियों से, क्या बोले, हम गलतियों से नहीं सीखते, हम गलतियों से नहीं सीखते। पूर्णता का रेफरेंस होता है तो उस क्रम में कोई चीज़ हम पा लेते हैं। यदि भौतिक रासायनिक संसार में भी देखें तो हम गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। किसी व्यक्ति ने अपने में कोशिश करके किसी चीज़ को पा लिया, फिर उसको देख के फिर बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चलने लगते हैं। भौतिक स्थितियों में भी किसी ने, कुछ लोगों ने मेहनत की है। उसी तरह से जब हम मानव की बात करेंगे तो मानव में भी हम ये देख रहे हैं कि हर परिवार में आपस में लोगों में झगड़ा होता है, लेकिन इतने सालों में उस झगड़े को देख के और हम उस झगड़े से मुक्त हो गए ऐसा नहीं हुआ, बल्कि धीरे से ये आ गया कि आदमी के साथ जिया ही नहीं जा सकता है ना। हजारों साल से हम इस धरती पे हैं, हजारों साल से मानव आपस में जो भी झगड़े करते रहा है, परिवार के अंदर झगड़ा होता रहा है, दो देशों में होता रहा है ना। वो झगड़े बंद हो गए ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मानव में झगड़े ना हो इसकी कामना बढ़ी है, क्योंकि मानव ने उन झगड़ों का परिणाम देखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में लगभग युद्ध ना करने का संकल्प जो है ना, वो इस अर्थ में है कि वो विनाश हमने अपनी आंखों से देखा है। तो बेसिकली जो नेगेटिविटी का रिजल्ट आया उसके चलते इसको ना किया जाए, हम उस स्थिति में हैं, लेकिन हम प्रेमपूर्ण जी लें, उसका कोई रास्ता हमको निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है। अब दो ही है कि या तो कोई अनुसंधान उपलब्ध हो जाए, तो किसी व्यक्ति के माध्यम से कोई रेफरेंस पॉइंट उपलब्ध हो गया तो फिर हम उसको फॉलो करके बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चल सकते हैं। तो अभी की जो बात कह रहे हैं कि
दर्शन के रूप में, मध्यस्थ दर्शन के रूप में एक प्रस्ताव उपलब्ध हो गया जिसमें कि मानव का अध्ययन और मानवीयता का अध्ययन और सार्वभौम मानवीय आचरण की पहचान, है ना, संभव हो गई, और जिसको हम कह रहे हैं कि ये बाई एजुकेशन हो गया। यदि इस रूप में ये हमको अध्ययन उपलब्ध हो गया तो अब हम उसको रेफरेंस को फॉलो करते हुए उन गलतियों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब से मानव इस धरती पे है तब से वो बेहतर जीने के प्रयास में है ही है, ये नेचुरल है। इसके लिए हम सूत्र की चर्चा करते हैं कि हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। ये बाई नेचर है, इसके लिए हमको कुछ करना है ऐसा नहीं है। तो जितने सुख के साथ वो जी रहा है उससे अधिक सुख की कामना, तो उसमें फिर झगड़े नहीं हों, उसमें फिर भौतिक समस्या, तमाम नेगेटिविटी से मुक्त होना और तमाम जो भी पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, उसको कैसे पा जाए उसके प्रयास में वो है ही है। तो इस क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़े हैं हमको एक रेफरेंस पॉइंट और मिला कि मानव का अध्ययन हो सकता है। मानव का अध्ययन हो सकता है तो मानव की आवश्यकताओं का अध्ययन हो सकता है, तो शरीर और जीवन की आवश्यकता का अध्ययन हो सकता है। परिवार की आवश्यकताओं को हम निश्चित रूप से पहचान सकते हैं, परिवार की आवश्यकताओं को निश्चित रूप से पहचान सकते हैं, उसको पूरा किया जा सकता है। यहाँ एक आशा जगी कि कोई रास्ता, जीने की कोई जगह मिल सकती है। संसार के सुख दुख से मैं ऊपर उठ जाऊं, ये मेरी व्यक्तिगत यात्रा हो सकती है, स्वांत्य सुखाय यात्रा हो सकती है, लेकिन मानवता अपने सुख दुख से ऊपर उठ जाए उसके लिए तो मानव का अध्ययन। तो कल जब हमने ये चर्चा की थी, मेरे को लगता है कि इस बात पे हमने बहुत क्लियरली चर्चा की थी कि परिवार के जीने का स्वरूप अभी तक मानव जाति को उपलब्ध नहीं है। या तो न्यूनतम में जीने का मॉडल है, न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ जिएं, या अधिकतम आवश्यकताओं के साथ जिएं, दोनों ही परिवार के लिए कोई प्रैक्टिसेबल मॉडल नहीं बनता है। तो सही अर्थों में हमारे जॉइंट फैमिलीज़ भी आप देख लीजिए, या तो बिजनेस की आवश्यकता की वजह से है या वो खेती की आवश्यकता की वजह से है। हमारा जॉइंट फैमिली का मॉडल व्यावसायिक आवश्यकता की वजह से है, वो किसी पूर्णता की तलाश में हम साथ हुए हैं एक घर में, ऐसा नहीं है। जैसे ही हमको पता चला था कि यार ये व्यवसाय का मॉडल इंडिविजुअल भी हो सकता है, तुरंत हम भाग के सब अकेले अकेले अपना व्यवसाय शुरू किए हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ के जो आपस के झंझट है इसको मानव झेलना नहीं चाहता है। तो इस रूप में हमारी जितनी यात्रा रही, तो अभी तक दो तरह की यात्रा हमने की है, भौतिक, है ना, भौतिकवाद के रूप में, आदर्शवाद के रूप में। दोनों ही यात्राएं देखा जाए तो व्यक्तिगत हैं, है ना, व्यक्तिवादिता के लिए ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए संसार की ज़रूरत है, संसार उसमें बाधा है। तो मेरे को लगता है कि ये चर्चा प्रासंगिक इस रूप में रही कि इस बात पे हमारा ध्यान चला गया बैक टू रूट्स की। जब तक सही रेफरेंस उपलब्ध नहीं हुआ तो मानव जाति ने बहुत मेहनत किया है, उस मेहनत के फल में ही लगातार आगे बढ़ते आए हैं, इस क्रम में भी यहाँ आगे बढ़ ही रहे हैं। तो दो सूत्र हम यहाँ शिविर में आते ही हैं, लेकिन फिर से ध्यान दिला रहा हूँ, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, और कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। स्वराज्य का मतलब है एक परिवार से लेकर विश्व परिवार तक व्यवस्था का स्वरूप। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है। अनुभव का मतलब सहअस्तित्व में अनुभूति, है ना। कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु अनुभव है, इसका प्रमाण स्वानुशासन है, इसका प्रमाण स्वनियंत्रण है, स्वानुशासन है। तो मेरा भाव और विचार कितना स्वनियंत्रित है, कितना परनियंत्रित है, इसको मैं जान सकता हूँ। यदि मेरा भाव और विचार स्वनियंत्रित नहीं है, परनियंत्रित है, उसमें अव्यवस्था का विचार चलता है, अव्यवस्था का भाव आता है, इसका मतलब ही है कि मैं अनुभव संपन्न नहीं हूँ। इसका मतलब ही है, फिर दूसरा सूत्र लागू हो जाता है, तब तक मानव गलती करने का अधिकार लेकर पैदा होता है, सही करने का अवसर और साधन लेकर पैदा होता है। तो जब तक मानव को समझ नहीं है तब तक वो गलती करने के लिए बाध्य है, क्योंकि सही रास्ता उपलब्ध नहीं है। तो चलेगा तो सही, तो किसी गलत रास्ते पे जाने की संभावना है ही है, और गलत रास्ते पे जाके दुख पाएगा, दुख देगा, इसकी संभावना है ही है। हर दुख इस बात का इंडिकेटर है
कि ये वो रास्ता नहीं है जो मंजिल तक जाता है। एक व्यक्ति या पूरी मानव जाति के सारे दुखों का इतना ही मतलब है कि वो इंडिकेटर है कि ये रास्ता वहाँ नहीं जाता है, ये रास्ता मंजिल की तरफ नहीं जाता है। हर दुख पाके हम सोचने के लिए बाध्य होते हैं, व्यक्तिगत ज़िंदगी में, पारिवारिक ज़िंदगी में, समाज के रूप में, देशों के रूप में। जो भी छोटा या बड़ा दुख गले पड़ा, वो हर दुख हमको सोचने के लिए बाध्य करता है कि फिर रास्ता क्या होगा। भौतिक रासायनिक संसार में भी कुछ लोगों ने मेहनत की है, इसलिए हमको ये इतने सारे साधन उपलब्ध हो गए हैं। जीवन के संसार में, चैतन्य संसार में भी अनेक लोगों ने मेहनत की है। कम से कम उनके चलते हमको ये तो पता चला ही अभी तक की यात्रा में कि मानव केवल शरीर नहीं है, शरीर के बियॉन्ड कोई रियलिटी है, इंद्रियों में जीना नहीं है ना, इसके ना ज्ञानपूर्वक जीना कोई बड़ी चीज़ है, ज्ञान कोई बड़ी चीज़ है, ये तो परंपरा ने स्थापित किया ही। बढ़िया है ना, तो काफ़ी सुखद है। सत्यप्रकाश जी ठीक लग रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ? पदार्थ अवस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था की पूर्णता की अभिव्यक्ति मानव है, मानव शरीर है। क्योंकि यदि वो पूर्ण नहीं है, यदि पदार्थ अवस्था अपने में तृप्त नहीं है, पदार्थ अवस्था तृप्त नहीं है, तो प्राणावस्था नहीं आ सकता है। पदार्थ अवस्था तृप्त नहीं, प्राणावस्था तृप्त नहीं है, तो जीवावस्था नहीं आ सकता है। जीवावस्था तृप्त हुआ है तो ही मानव आया है। मानव होने के रूप में पूर्ण है, रहने को उसको समझना है, क्योंकि वो संस्कार अनुषंगी है, पत्थर नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, पशु पक्षी नहीं है। तो मानव पेड़ पौधा भी नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है। मानव इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। सर्वश्रेष्ठ कृति का मतलब है जो कुछ पूर्व की अवस्थाओं में है वो इसमें है ही, प्लस कुछ और भी है, और पॉजिटिव ही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो बिस्तर में सूसू पोटी क्यों कर लेता है। हमारा वर्जन बिल्कुल वैसा ही है कि एक बच्चा पैदा होता है, मानव इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है, पर वो बिस्तर में सूसू पोटी कर लेता है ना। तो जब तक उसको जब तक उसका शरीर उस लायक नहीं हुआ है, उस शरीर को, उस मशीन को संभालने में उसको कोई समय लगता है, उसी तरह से जिंदगी को संभालने में मानव जाति का कोई समय लगा है। तो मानव जाति जहाँ से शुरू हुआ, वो शरीर को बनाए रखे, इतनी मेहनत उसने इसके लिए किया। सन 2000 तक नागराज जी के अनुसार वो कहते हैं कि इस प्लेनेट पे जितनी मेहनत हुई है, वो शरीर को जिंदा रखा जा सकता है, इसका अधिकार पालें, मासिस इसका अधिकार पालें, इस अर्थ में यात्रा समर्पित हुई है। 2000 के बाद की यात्रा का वो कहते हैं कि अब सही अर्थों में मानव उस जगह पहुंचा है जहां उसने शरीर को चलाने की यात्रा को प्रमाणित कर लिया और अपने स्वयं के होने को वो प्रकट कर सके, क्योंकि बाकी पैड उपलब्ध हो गया। तो ये कंटिन्यूस जर्नी है, कंटिन्यूस इवोल्यूशन है। तो लगातार हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। उसका सूत्र है मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। किसी समय तक लगता था कि खाने पीने का जुगाड़ हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। किसी समय तक लगता था कि बरसात में मकान चूता है, गर्मी लगती है, एक सुंदर बढ़िया मकान हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। किसी समय पे लगा कि गाड़ियाँ हो जाएं तो ठीक हो जाएं। किसी समय में लगा कि बच्चे भी इस लायक हो जाएं तो ठीक हो जाएं। सब कुछ होने के बाद भी लगा ये मन तो ठीक नहीं हुआ है, इसका मतलब इसकी दवाई कुछ और है। तो एक समय तक आदमी को लगता है कि रूप बल धन पद से मैं तृप्त हो जाऊंगा, खुश हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, उपलब्धि पा जाऊंगा। कोई पॉइंट के बाद उसका भी निष्कर्ष उसको जी कर देखा। इसलिए जीवन रूप में सुनना होता है, शरीर में ही मानव रूप में ही समझना होता है। सुनने का काम जीवन डायरेक्टली भी कर सकता है। इसी हॉल में और 50 जीवन हो, हमको क्या दिक्कत है ना। सबका सम्मान है ना, सभी सुन ही सकते हैं। ना आपसे कमरा मांगेगा, ना आपसे बिस्तर मांगेगा, ना खाना मांगेगा ना। लेकिन सुनने का काम जीवन में हो सकता है। लेकिन जो भी सुन लिया उसको समझ के रूप में प्रमाणित किया जा सके, उसके लिए शरीर की आवश्यकता है ही। यदि बिना शरीर के समझा जा सकता होता तो इस परंपरा में शरीर की आवश्यकता भी क्या थी। शरीर है, इसका मतलब ही है कि मानव रूप में ही समझना होता है। मानव रूप में समझने का मतलब ही है जो भी निष्कर्ष मुझको स्वीकार हो गया, उन निष्कर्षों पे मैं
को मैं जी कर देखता हूँ, जी के जो रिज़ल्ट आता है उसका वापस फीडबैक लेता हूँ और फिर और बेहतर जी के देखता हूँ, तो धीरे धीरे वो इवॉल्व अपने में होता है। बढ़िया। हाँ जी, अजय भाई कुछ कहना चाहते हैं? कुछ ऐड करें इसी में। तो बेसिकली अपन अस्तित्व को समझने की बात कर रहे हैं, जो मतलब सारा आ ही गया है, बट मैं अपने ढंग से रखूं थोड़ा 5 मिनट। तो ये जो चर्चा हो रही है बेसिकली अपने को अस्तित्व की डिजाइन की समझने की बात कर रहे हैं, है ना। तो अस्तित्व की डिजाइन में अपन कह रहे हैं कि विकास क्रम विकास है और जागृति क्रम जागृति है, जो भैया ने रखा है यहाँ पे। तो जागृति क्रम है, माने किसी भी धरती पे शुरू होगा। जैसे आपका सवाल से ऐसा आ रहा है कि जब पहला आदमी पैदा हुआ, मान लो, है ना, जैसे इस धरती पर जब पहला पशु प्रकट हुआ या पहला पेड़ प्रकट हुआ या उसके पहले पानी हुआ, तो उसके पहले मिट्टी पत्थर हवा पानी है ही, या सॉलिडिफाई हो रहे हैं। तो एक सवाल ये बनता है कि प्राण अवस्था का आचरण ऐसा क्यों है जैसा है, ऐसा सवाल अपन पूछ सकते हैं। फिर जबकि वो पुष्टि धर्म है या बीजानुसंगी है ना, और पशु का आचरण वंशानुसंगी क्यों है, तो इसको कह रहे हैं कि एक जागृति, एक जो क्रम है ना, विकास क्रम से विकास तक, जिसमें मानव शरीर रचना तक पहुँचे। उसके बाद जीवनी क्रम हो रहा है, जहाँ पर जीवन नाम की जो घटना घटी है और जो अणुबंधन और उस भार बंधन से मुक्त हो गई है और जीने की आशा के रूप में अब शरीरों से, पशु शरीर से व्यक्त कर रहा है। तो सवाल आता है, जब मानव आ रहा है किसी न किसी पशु शरीर से ही आ रहा है, उसमें जो क्योंकि जबकि वो पशु शरीर से ही पैदा होकर वंश के अनुसार व्यक्त नहीं हो रहा है ना, उसमें एक अलग ढंग से व्यक्त हो रहा है। इसी को कह रहे हैं यहाँ से जागृति क्रम शुरू हो रहा है। तो 2 तरह से देखना है अपने को कि ऐसा है, एग्जिस्टेंस में डिजाइन ऐसा है कि अब हम जागृति क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। माने इसीलिए जीवन, माने मानव को हम ज्ञान अवस्था की इकाई करें, है ना, मतलब ज्ञान से ही नियंत्रित होगा ये। ज्ञान तो ये समझने के लिए प्रयास कर रहा है, इसीलिए मानव बहुत सारे अनुसंधान कर रहा है। उसको जैसे पशु पक्षी पेड़ पे रह रहे तो उनको ऐसा नहीं लगता कि घर बनाना पड़ेगा, लेकिन मानव का बच्चा किसी पशु से आते हुए भी उसको उस तरह की डिज़ाइन पसंद नहीं आ रही है ना, उसको कपड़े चाहिए। तो वो अपने, जो भैया बता रहे हैं कि बहुत सारा समय इसमें लगा कि जिंदा रहने के डिज़ाइन को फिक्स किया। अब कुछ अनुसंधान होते जा रहे हैं इस क्रम में, क्योंकि तृप्त नहीं हो पा रहा है, वो कल्पनाशीलता तृप्त नहीं हो रही। तो उस ढंग से देखेंगे तो अगली अवस्था है, क्योंकि उसमें सारे रूप गुण स्वभाव धर्म पिछली अवस्थाओं के बने हुए हैं। जैसे मानव ही एक ऐसी इकाई है, जो सोम भाई कई बार एग्जाम्पल देते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं हुआ कि किसी शेर ने 3-4 आदमी पालतू बना लिए हों। आदमी में वो पशु पक्षियों को वो पालतू या डोमेस्टिकेट कर पाता है। इससे ये तो पता चल रहा है कि आगे की स्थिति है वो, क्योंकि वो नियंत्रण कर रहा है। अब आपका जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो दुरुपयोग करना कोई श्रेष्ठता का प्रमाण नहीं है, इसीलिए पीड़ित भी है आदमी, दुरुपयोग करके पीड़ित भी है ना, समस्याग्रस्त है, परेशान भी है। तो ये जागृति क्रम की स्थिति है, किसी भी धरती पर होगा, मानव आएगा, आता है, उसके बाद वो ज्ञान के पूर्वक ही अपने को व्यक्त करता है। और हम उस जर्नी पर हैं, इस धरती की जर्नी पर अभी मानव जागृत या ज्ञान अवस्था में स्थापित होकर के, उसी क्रम में बहुत सारे अनुसंधान हुए और उसी क्रम में जो लिखा था आदर्शवाद और भौतिकवाद, महापुरुषों ने ऐसा सोचा कि शायद इससे तृप्ति हो जाएगी। और इसी क्रम में नागराज जी का जो अनुसंधान है कि अब ये जो ज्ञान ऐसा लगता है अभी अपने को, है ना, कुछ चर्चाएं हो रही थी, ये ओपन ही है, यदि इससे तृप्त नहीं होगा तो कुछ और अनुसंधान करेगा, आदमी तो रुकने वाला नहीं है ना। बट हम लोगों को जितना अभी तक हमारा जो उस पर भरोसा बना, लगता है ये पूरा हो गया, है ना, इसको जी करके देख के और अपने में जो तृप्ति हो रही है, और खुद नागराज जी इसको प्रमाणित कर रहे हैं, और हम लोग जितना छोटे मोटे प्रयोग कर पा रहे हैं उससे पता लग रहा है, समझ से कि ये पूरा पड़ेगा। तो इस तरह से देखेंगे तो अस्तित्व में डिजाइन ही है, इट्स द पार्ट ऑफ डिजाइन, कि आदमी आएगा, भ्रमित रहेगा और भ्रम उसको स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि गलती करने का अधिकार रहेगा, सही करने का अवसर रहेगा। गलती करने का अधिकार होते हुए भी नियम, चूँकि गलती करके सुखी नहीं हो सकते, इसलिए दुखी रहेगा। दुखी रहेगा तो सोचने के लिए कल्पनाशीलता के अनुसार फिर अनुसंधान करेगा, कोई अनुसंधान करेगा, उसका लोक व्यापीकरण होगा। तो ऐसे देखेंगे तो इस धरती के जागृति क्रम में, ये क्रम में हम चल रहे हैं अभी, है ना, ये धरती ही पूरी जागृति की तरफ है। उसमें हमेशा ये संभावना बनी है कि इस धरती को हम बर्बाद करके फिर से पदार्थ अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी स्वतंत्रता ही है मानव की, इसलिए दोनों ऑप्शन अपने पास ओपन है। अभी सद्बुद्धि आ सकती है, हम सब चाहेंगे, इसीलिए एक व्यक्ति के ज्ञानी हो जाने से बदलता नहीं है, नहीं तो इतना प्रयास ही नहीं करना पड़ता। नागराज जी आशीर्वाद देते या उससे आने वाले पहले पर महापुरुष आशीर्वाद देते, सब ठीक हो जाता।
तो हम सबको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और हमें यदि ये सबको ऐसा लगता है कि इसको बदल सकते हैं, तो मुझे लगता है एक अनुसंधान के रूप में घटना घट गई है, जागृति प्रमाणित हो रही है, उसको मानव लोकमानस में वो प्रभावित हो जाए, है ना, और उसमें हम सब अपना योगदान दे पाएँ, तो फिर ये संभव है कि इस धरती पर हमेशा हमेशा आने वाली, है ना, जो भी संतानें हैं, मानव जाति हमेशा हमेशा खुशहाल रह सकती है। ये बेसिकली एक धरती की जर्नी है, ये अस्तित्व की डिजाइन का हिस्सा है, ये ऐसा ये घटित होता है। बढ़िया। एक मिनट, नया क्वेश्चन है या यानी पहले जो पुराने थे उनका तो हाल पूछ लें। तो राम मनोहर जी और सत्य प्रकाश जी, कुछ और शेष है या और ठीक है? हमें आज की सभा आपको समर्पित। थोड़ा सा ऐड करना चाहता था। हाँ जी, हाँ जी। एक थोड़ा सा बिंदु और समझ में आया कि पूरा जो मानव का विकास है, जैसा और भी कहा कि जानवर से मानव है वो विकसित हुआ, तो मानव है वो शिक्षा पूर्वक सीखता है। तो जब वो जानवर से मानव के अंदर में जब हुआ उसका, तो उसके शिक्षा के जो बिंदु थे वो जानवर थे, तो वो जो 4 विषय के अंदर में, किंतु उसके बाद में उसके अंदर में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता आ गई और वो सीख करके ही आगे बढ़ता है। तो मानवीय शिक्षा से जीने का जो स्वरूप है अभी तक निकला नहीं। बहुत सारा काम हुआ, आदर्शवाद में भी काम हुआ, विज्ञान में, भौतिकवाद में भी काम हुआ, किंतु मानवीयता पूर्वक, शिक्षा पूर्वक ये परंपरा बन सके, वैसा जो अनुसंधान है वो ये नागराज जी का लगता है। इसलिए एक आशा बनती है कि जिस प्रकार का मानवीय संसार होना चाहिए था वो बन जाएगा। भैया मेरे को एक इसमें हो रही थी यहाँ पे कि एनिमल कॉन्शियस से ह्यूमन कॉन्शियस, वो बात करी पशु मानव से लेके दिव्य मानव तक, तो रेफरेंस पॉइंट की भी बात हुई कि पशु मानव से दिव्य मानव का रेफरेंस पॉइंट है, तो पशु मानव से दिव्य मानव तक की तरफ जाया जा सकता है। तो ये जो एवोल्यूशन के स्टेजेस हैं, पशु मानव, राक्षस मानव, फिर जागृत मानव और दिव्य मानव, तो ये स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, एवोल्यूशन के। तो ये स्टेजेस डायरेक्टली कोई दिव्य मानव तो पैदा हुआ नहीं, वो हम जो भी दिव्य मानव हुए हैं वो इन्हीं स्टेजेस के थ्रू गए हैं। जब इन्हीं स्टेजेस के थ्रू गए हैं तो इनका मतलब ये भी जो स्टेजेस हैं, पशु मानव, राक्षस मानव या जागृत मानव, ये भी स्टेजेस इम्पॉर्टेंट स्टेजेस हैं और ये अस्तित्व में बहुत ज़्यादा मेजर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम इनको इतनी नकारात्मक सोच के साथ क्यों देखते हैं कि हमने, मानव ने पृथ्वी का ये हाल कर दिया, मानव ने ये कर दिया। अगर मानव ने ये हाल नहीं किया होता तो मानव दिव्य मानव की तरफ अग्रसर होता ही नहीं, वो रेफरेंस पॉइंट मिलता ही नहीं। तो ये भी तो एवोल्यूशन का एक स्टेज है और प्रोसेस है। हाँ, मतलब कम से कम इतना तो सोच रहे हैं कि ये इवोल्यूशन चलता रहे। भाई जहाज में जा रहे हैं तो जितनी भी उठापटक करनी है, खेल कूद करनी है, जहाज चलता रहे कम से कम। तुम जहाज ही डुबो दोगे उसके बाद तो यात्रा ही खत्म हो गई। तो जहाज चलते रहने दो, इतना उपद्रव मत करो कि वो डूब ही जाए, उसके बाद तो चर्चा ही खत्म हो गई। तो उसी के लिए चर्चा है। सत्यप्रकाश जी की पीड़ा, यार तुम जहाज डुबोने के चक्कर में हो। ठीक है, हाँ जी भैया। अभी तक ये निकल के आया कि जैसे पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, इन तीनों का प्रमाण ये है कि मानव ज्ञानावस्था में है। नहीं, मानव है। इन तीनों का प्रमाण है कि इस सृष्टि, इस धरती पे मानव प्रकट हो गया, प्रकट है। अब मानव को अपनी जागृति का प्रमाण प्रस्तुत करना शेष है। अब मानव जब प्रमाण होगा, क्या कोई अगली अवस्था भी संभव है? हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। फिर 4 अवस्थाएं तो प्रकट हो गई, 4 अवस्थाओं में मानव प्रकट हो गया, मानव में जागृति प्रकट होना अभी शेष है। मानव में जागृति प्रकट हो गई तो क्या 5वीं कोई अवस्था आएगी? देख लेते, इसको देख हैं। सुपर मानव तो दिव्य हो गया ना, सुपर मानव तो इसी में हो गया, सुपर मानव तो इसी में शामिल हो गया। अब दिव्य उसके और कोई और कुछ होता होगा तो उसको समझेंगे। क्वेश्चन ठीक है, लिख लीजिए। हाँ, हाँ जी, बढ़िया। सभा के लिए जोरदार ताली।
बहुत सुखद। देखिए यही महिमा है कि कैसे हम परस्परता में एक बड़ा वातावरण बनाएं। बड़ा वातावरण में भी हम ये चर्चा घर परिवार में बैठ के भी हो सकती है, ये चर्चा मोहल्ले में भी हो सकती है, ये चर्चा है ना 200 लोगों में भी हो सकती है। तो सुखद स्थिति ये है कि अब यहाँ हम सब साथ मिल के आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो साथ मिल के आगे बढ़ा जा सकता है। इसमें से किसी से आगे निकलने की बात है। ये डायनेमिक्स आपको इस सभा में दिख रहा है कि नहीं? इस सभा में कोई किसी से आगे निकलना चाहता है? कोई किसी के पीछे चलना चाहता है? ना किसी के पीछे चलना है, ना किसी से आगे निकलना है। पूर्णता अस्तित्व में बढ़िया सूत्र है, अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। अस्तित्व स्थिर है का मतलब है कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, इसमें कुछ नहीं होना है। अस्तित्व सहअस्तित्व है, इसमें और कुछ नहीं बदलेगा। तो अस्तित्व सहअस्तित्व है और सहअस्तित्व में जीवन है, जीवन में जागृति है, ये निश्चित है, केवल समय काल की बात है। दूसरा बढ़िया सूत्र है, जो था नहीं वो होता नहीं। जो था नहीं वो होता नहीं। इसका मतलब है जो होना है वो है ही। इसका मतलब है कि इस धरती पे जागृति अभी नहीं है, लेकिन अस्तित्व में जागृति नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। अस्तित्व में जागृति है इसलिए यहाँ भी हो सकती है, इसलिए अस्तित्व में जागृति है ही। ये अस्तित्व अपने आप में पूर्ण है। कोई प्लेनेट अपने आप में अपूर्ण हो सकता है, कोई मानव अपने में अपूर्ण हो सकता है, वो उसके इवोल्यूशन के, वो उसके है ना विकास की यात्रा में हो सकता है। लेकिन जब एग्जिस्टेंस एज ए होल की बात करते हैं, तो जब होल की बात करते हैं तो ये सूत्र अप्लाई होता है कि जो था नहीं वो होता नहीं। इसका मतलब है जो होने की संभावना है वो है ही। हाँ, इसके लिए कहा कि दुख का अस्तित्व नहीं है पर दुख है। तो दुख का अस्तित्व नहीं है पर वही जैसे बच्चा रहता है, वो बिस्तर में सुसु पट्टी करता है। हम भ्रमित मानव मानसिक सुसु पट्टी करते रहते हैं। समझ में आया नहीं आया? जब तक नहीं समझेंगे तब तक मानसिक सुसुपोटी कर देते हैं। तो ये बच्चा ही है, शरीर से बड़ा हुआ है। शरीर तो बायोलॉजिकली बड़ा हो ही जाता है, लेकिन जीवन का बड़ा होना वो एक अलग ही तरह की यात्रा हो गई। तो जब तक जीवन बड़ा नहीं हुआ है तब तक कुछ गलतियां हम करते ही रहेंगे। कल्पना कीजिए कि ऐसा होता, जैसे ही आदमी के मन में गलत विचार आता, आसमान से एक थप्पड़ लगता। ऐसा भी कोई व्यवस्था बना सकते हैं, है ना? तो अपन बिल्कुल एकदम डरे हुए रहते हमेशा। ये डरा हुआ आदमी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इसलिए वो डरे हुए माँ बाप जो अपने बच्चों को गलतियों करने का स्पेस ही नहीं देते, जो उनको निर्णय लेने का स्पेस ही नहीं देते, उनके सारे निर्णय खुद ही ले लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में घुस के खुद ही जी लेते हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों की ज़िंदगी में घुस के वही जी लेते हैं। उनको अपना बचपना जिया नहीं था, अब वो इसके बचपन में घुस जाते हैं। हाँ, तो इससे वो बच्चे विकसित नहीं होते हैं। तो बच्चों को छोड़ा जाए, उनको गलती करने का अवसर दिया जाए, केवल उनसे चर्चा किया जाए। जब एक बच्चा गलती करता है तब संवाद करने की सबसे अच्छी स्थितियाँ होती हैं। तो गलती करने दिया जाए, रोका ना जाए, डरा ना जाए। तो ज़्यादा वो उसमें ज़्यादा निर्णय लेने की क्षमता आती है, ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी से जीने की क्षमता आती है ना? तो इसलिए मानव में शरीर भी ऐसा है कि वो अपनी कल्पनाशीलता को व्यक्त कर सकता है। मानव की पूरी जीवन शैली ऐसी है कि वो अपनी कल्पनाशीलता, उसकी कल्पनाशीलता कहीं भी बाधित नहीं है, इसलिए वो स्वतंत्रता की ओर जाता है, नहीं तो जाएगा ही नहीं। इसलिए जब किसी को स्वतंत्रता है तो उसको गलती करने का अवसर भी है और उसको सही जीने का, सही को जीने और समझने का अवसर भी है। ये मानव की महिमा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड, अच्छा रहा। तो चलिए, धन्यवाद आपको। देखिए, बहुत सारी बातें ऐसे हैं कि हमारे पास सूचना में है, लेकिन शिविर के दौरान ही वो प्रोसेस होके उससे बेहतर क्वालिटी की स्थिति में आ जाती है ना। हालांकि ये मुद्दा इतना गहरा नहीं था जिस पे हमने इतना समय लगाया या इतनी चर्चा की। ये सभा को पता है, मुझको भी पता है,
लेकिन मुझको पता है कि इतनी देर में सोचने के प्रोसेस में हमारे भीतर कुछ परकुलेट होना शुरू हो जाएगा। इस वातावरण में टिके रहना ही अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। इस हॉल के वातावरण में बने रहने से भी कुछ अपने में परिवर्तन होगा, क्योंकि अभी हमारा जब हम सामान्य जीवन की स्थितियों में रहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, हमारे विचार में कुछ और चलता है, योजना में कुछ कार्यक्रम किसी और चीज़ का चलता है। तो अपने लिए सोच पाना, इस तरह से अपने जीने के अर्थ में सोच पाने का वातावरण ही उपलब्ध नहीं होता है। तो ये वातावरण अपने आप में एक महिमा है। कितने लोगों को लग रहा है? मुझको तो लग रहा है, आप देख लो। ये वातावरण, ऐसा वातावरण बनना, ऐसा महिमा संपन्न वातावरण उपलब्ध होना, ये अपने आप में एक महिमा है। जहाँ इतने सारे अच्छे लोग, इतने सारे अच्छा सोचने चाहने वाले लोग एक साथ इकट्ठा हुए और मिलजुल के हम कहीं पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगला शब्द आया नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध। कौन एक्सप्लेन करेगा? नित्य, ये व्यापक वस्तु नित्य है, सत्य है, शुद्ध है, बुद्ध है। कौन बोलेगा? परिचय शिविर में आया था? चलिए, एक हाथ खड़ा है, एक हाथ खड़ा है, और कोई नहीं बोलेगा? दो खड़े। नमस्कार सभी को, मैं अखिलेश कुमार। नित्य इसलिए कहा गया है क्योंकि ये क्रिया शून्य है, और है क्योंकि जो क्रियाशील है उनके होने में निरंतरता है, क्योंकि गतिशील भी है। और ये गतिशील नहीं है, क्रिया शून्य है और है, इसलिए ये नित्य है। क्या और बात? शुद्ध के बारे में ये कहना चाहूँगा। रुक जाओ। अब तुमने समझ के बोला है कि तुक्का लग गया, मुझको नहीं पता। नहीं, समझ पर कर लगा बहुत सही जगह है। समझ कर ही कुछ है ना? कह रहा हूँ। हाँ। देखिए, ये इन्होंने बहुत सुंदर बात कही है, इसलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये क्रिया शून्यता कोई बड़ी चीज़ है। व्यापक वस्तु का क्रिया शून्यता, बैठिए 2 मिनट बैठ जाइए। व्यापक वस्तु का क्रिया शून्यता के रूप में जो महिमा है, ये कोई बड़ी चीज़ है ना? तो क्रिया शून्यता का मतलब ही है, माइक वहीं रखिए, क्रिया शून्यता का मतलब ही है ना वो आई ना वो गई, है ना? वो है और है। क्रिया शून्य है, इसका मतलब किसी से पैदा हुआ ऐसा नहीं है। क्रिया शून्य का मतलब मर जाएगा ऐसा नहीं है। क्रिया शून्य का मतलब है वो वहाँ कुछ कम अधिक है ऐसा भी नहीं है। क्रिया शून्य का मतलब केवल होना है और होने की निरंतरता है। केवल होना है और होने की निरंतरता है, उसमें कुछ बदलता नहीं है। इसी को सत्य के रूप में पहचाना। सत्य से हमको क्या, सत्य से हमारी क्या कंडीशनिंग है कि सत्य मतलब क्या? जो कभी नहीं बदलता है और जिसका होना हमेशा है, जिसका होना हमेशा है और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता, हमेशा एक जैसा रहता है, उसी को हमने कोई सत्य जैसी महिमा के रूप में पहचाना है। इसलिए व्यापक वस्तु को ही हमने सत्य कहा है। तो नित्य शब्द को आपने क्रिया शून्यता के साथ में जोड़ा जी, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। हाँ जी। शुद्ध को लेकर जो मैं समझ पाया हूँ कि शुद्ध का अर्थ है कि किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ के प्रभाव में ना आ सके, यानी मिलावट की संभावना बिल्कुल नहीं है। अशुद्ध किए जाने की संभावना कहीं से भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि प्रभावित ही नहीं होता। जो प्रभावित नहीं होता वो अशुद्ध हो ही नहीं सकता। क्या बात है। तो इस तरह से ये पता लगता है। आप कहाँ से? यूपी सर। वो तो ठीक है यार, यूपी में दोनों तरह की संभावना है। अभी तक 4 ही भगवान पैदा हुए हैं, 2 यूपी में 2 बिहार में। बुद्ध और कृष्ण, राम और नहीं, बुद्ध और महावीर, राम, 4 ही भगवान भारत में है जिनको मतलब इस तरह की संज्ञा। इसलिए दोनों तरफ की संभावना है। बहुत बढ़िया। आपका एक ही शिविर हुआ ना? दूसरा है सर, परिचय शिविर हापुड़ में था। हाँ। और ये दूसरा। बढ़िया।
शानदार, अच्छा है ना? हाँ हाँ, नहीं लेकिन अच्छा है, धन्यवाद। इतना विचार आपका चलने लगे, है ना? खैर ये तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का, आपको सुनने से हमको भी एक व्यू आता है कि विचार कैसे चल रहा है। आप मानव का मूल रूप विचार है, तो जब आप बोलना शुरू करते हैं तब आपका असली चेहरा दिखाई देना शुरू होता है ना? तो इसका मतलब है कि ये क्रिया शून्यता से करना, यही अपने में वो प्रोसेस है कि जो भी तर्क हमारे पास उपलब्ध हो गया है, जो भी है ना, जैसे ही उसको आपस में कनेक्ट करने जाते हैं तो कुछ और दिखना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो शुद्ध के बारे में भी आपने अच्छा कहा, है ना? शुद्ध के लिए इन्होंने कहा कि जो प्रभावित ही नहीं होता, अब उसमें मिलावट की संभावना ही नहीं है, इसलिए व्यापक वस्तु को पवित्रतम वस्तु के रूप में स्वीकारा गया। हम सब पवित्र होना चाहते हैं, हम सब पवित्रतम होना, है ना? पवित्रता की चाहत बेसिकली वहीं से आ रही है कि हम उस पवित्र वस्तु में ऊर्जित हैं, इसलिए पवित्रता की चाहत है। उसमें कुछ भी मिलावट होता है ये हमको स्वीकार नहीं है। वो आप क्रिया शून्य है, इसलिए उसमें कुछ वो अप्रभावित है। क्रिया शून्य है इसलिए अप्रभावित है, इसलिए कोई चीज़ से प्रभावित हो ही नहीं सकता, इसलिए अपने मूल स्वरूप में बना हुआ है। अनुभव संपन्न जीवन भी वो महिमा है जो किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ों से, सम या विषम आवेश से प्रभावित ही नहीं होता है। इसलिए आत्मा की सुंदर परिभाषा है, आत्मा नित्य शांत है। आत्मा नित्य शांत है, सम विषम आवेश से मुक्त है, सम विषम आवेश से मुक्त है ना? और व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय को नियंत्रित करता है। ये बहुत सुंदर एक अल्टीमेट भाषाकरण हुआ जागृत मानव के स्वरूप में। आत्मा नित्य शांत है, मैं नित्य शांत हूँ, मैं आत्मा हूँ, नित्य शांत हूँ, सम विषम आवेश से मुक्त हूँ, व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय को नियंत्रित करता हूँ। अभी स्थिति कैसी है? मैं व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय को नियंत्रित करता हूँ कि व्यवहार मुझको नियंत्रित करता है? लोग क्या कहेंगे, मैं व्यवहार से नियंत्रित हूँ, मैं कार्य से नियंत्रित हूँ, मैं व्यवस्था से नियंत्रित हूँ। इसको दासत्व के रूप में कहा तो 3 तरह की गुलामी है, 3 तरह की दासता है, विचार दासत्व, व्यवहार दासत्व और व्यवस्था दासत्व। तो हम दासता नहीं चाहते हैं, हम स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्र होने के लिए अपने मूल स्वरूप को पहचानना। मूल स्वरूप को पहचानने का मतलब है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं वृत्ति भी नहीं हूँ, मैं चित्त भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ। लास्ट में पहुँचे मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य शांत हूँ, सम विषम आवेश से मुक्त हूँ, है ना? व्यवस्था, व्यवहार और व्यवसाय को नियंत्रित करता हूँ। ये मानव का साइज है, ये मानव की महिमा है ना? ये मानव का अल्टीमेट महिमा है। हम अपनी उस अल्टीमेट महिमा को पा सकें, उन ऊंचाइयों को पा सकें। हम सभी जीवन में ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं। जब भौतिकता को ऊंचाई माना तो भौतिकता की ऊंचाइयों को पाना चाहा। जब किसी व्यक्ति ने भौतिकता की ऊंचाइयों पे जाके ये पहचाना कि ये ऊंचाइयाँ नहीं है, तो बुद्ध राजपाट छोड़ के जंगल में चल देते हैं। वो छोड़ के कुछ नहीं गए, वो तो बोझा था जो अनावश्यक था उनके लिए। वहाँ किसी उससे बड़ी चीज़ की तलाश थी, क्योंकि उस बड़ी चीज़ पे पहुँच के देखा कि ये भी छोटी है, ये भी मुझको भरने के लायक नहीं है ना? तो जब भी मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है, जिनको आज तक कल तक उपलब्धियाँ मानता था, उनको उपलब्धि जब वो अपने को तृप्त नहीं करती है तो उससे उपलब्धि की तरफ आगे निकल जाता है। कितना बढ़िया है ना? तो इस रूप में कह रहे हैं, आपने बढ़िया कहा कि शुद्ध का मतलब है कि अप्रभावित है, ऐसा आपने कहने की कोशिश की। ठीक है, आगे चलें। बुद्ध, बुद्ध का मतलब, बुद्ध का मतलब जिसको जाना जा सकता है, जाना जा सकता है। बोध गम्य है तो एक ऐसी वास्तविकता जिसको जाना जा सकता है। आप देखिए इसी में सबसे ज़्यादा मन लगता है। ये चर्चा करने के बाद बाकी चर्चा करने का मन भी नहीं होता है। शिविर में ये देखते हैं कि जब चौथे 5वें दिन इस पे 2 दिन चर्चा हो जाती है, उसके बाद मेरा परिवार पे चर्चा करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। और अभी मैं शिविर में परिवार पे चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ,
परिवार और समाज में छोड़ देता हूँ। भाई आपको ज़रूरत होगी तो आप आगे जाओगे यार, आपको ज़रूरत नहीं है तो मुंह में थोड़ी डाल दिया जाएगा सब कुछ। तो मुझको लगता है कि मूल आदमी के सामने खुल जाए, सहअस्तित्व आदमी के सामने खुल जाए, और इसकी चर्चा, इसको सुनना इतना सुखदायी काम है। ये कहीं मेरे सबसे जो गहरा स्तर है, जो गहनतम लेवल है, उसको छूता है। ये मेरे आधार को छूता है। अभी चाय आपको छूना चाहती है। शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे चाय के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।